नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करे पॉइंट में। आज हम लोग आज मॉर्निंग में बीओ का पेपर हुआ, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उसका हम जो भी आपके उसमें दो चार जो 7-8 क्वेश्चन करीब करीब आए हैं, तो उन 8 क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिस्कस कर लेंगे और साथ में उसका क्या होगा आंसर की भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं ये 8 क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे और किस तरीके से उन क्वेश्चनों को हम लोग लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो बीत गया वो बीत गया, आगे आने वाले एग्ज़ाम में इस टाइप के यदि प्रश्न बनते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लगा सके। इन्हीं कारणों से हम आपको क्या करें, आंसर की के साथ साथ और आपको क्या करेंगे, क्वेश्चनों का डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं और हम यही कहेंगे आपसे कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 8 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ तो 8 प्रश्न दिया हुआ था। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, आइए भाई देखिएगा इसमें क्या कह रहा है सॉल्यूशन में। अब ये बताइए जो 4:5 है वो 5 साल पहले है, रेशियो कितना है, 4:5 है। और ए का वर्तमान उम्र यदि 29 साल है, वर्तमान उम्र जब आपका वर्तमान उम्र ए की 29 साल है तो सीधा सीधा 5 वर्ष पहले उसका कितना उम्र हो जाएगा, 5 वर्ष पहले 29 माइनस 5 कर लेंगे तो 24। ये जो 24 है, ये जो 24 है रेशियो कितना बना है ए और बी का, 4:5 यानी 4 हिस्से में 24 है तो एक हिस्से में क्या होगा 6, तो 5 6 पंजे क्या होगा 30 होगा। लेकिन ये 30 कब है, ये 5 वर्ष पूर्व है। कब है ये 5 वर्ष पूर्व, उम्र कितनी उसकी है 30 वर्ष है। अब बताओ वर्तमान पूछेगा तो जाहिर सी बात है इसमें ऐड करना पड़ेगा। वर्तमान कितना होगा 30 + 5, 30 5 कितना हो जाएगा ये 35 वर्ष। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी वाला सही होगा, 35 वर्ष हो जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके के प्रश्न आपके आते हैं तो आप लगाते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले प्रश्न में है यदि x बराबर 2 + 2 के पावर 1/3 + 2 के पावर 2/3 हो तो x³ - 6x² + 6x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं, प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर x³ है, इसका मतलब यहाँ x है, कहीं ना कहीं 3 घात की बात करेगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि जो x बराबर 2 है प्लस ऐसे है तो इस 2 को हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। x - 2 बराबर 2 के पावर 1/3 + 2 के पावर 2 क्या होगा 3 होगा। हम दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। जब क्यूब करेंगे तो x³ a³ हो जाएगा प्लस माइनस b³ यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, -3a के जगह पर x b के जगह पर 2 होगा इंटू x - 2 होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ -3ab क्वेश्चन में a - b होता है। तो 3ab क्वेश्चन में a - b होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, यदि मैं इसका क्यूब करूँगा तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई तो 3 कैंसिल तो क्या होगा 2 होगा। a³ + b³ यहाँ कैंसिल करेंगे, 2 का घात 2 4 हो जाएगा प्लस 3a की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/3 इंटू 2 के पावर 2/3 इंटू a + b यानी क्या होगा 2 के पावर 1/3 और 2 के पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब आइए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x³ माइनस क्या होगा 8 माइनस क्या 3 दूनी के 6 x² हो जाएगा और प्लस क्या होगा 3 दूनी 6 दूनी का क्या होगा 12 x हो जाएगा बराबर 4 2 कितना होगा 6 प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा 1/3 और 2/3 दोनों ऐड होगा, 3/3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 आ जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या है x माइनस क्या हो जाएगा 2। क्यों भाई, हम 3 नहीं किए रहते तो x - 2 रहता, तो हमने क्या दिया कि x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा
8 माइनस 6x² प्लस 12x बराबर 6 प्लस 6x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो x³ जो चीज़ था x³ माइनस 6x² हो गया। अब यहाँ 12x इधर पक्षांतर करेंगे तो 6x तक कम हो जाएगा, तो कितना होगा 6x हो जाएगा। अब अंक को एक तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ -8 है, यहाँ 12 में से 6 गया, कितना होगा -6 हो गया। तो माइनस का देखिए यहाँ पर क्या होगा माइनस का 6 और प्लस माइनस का 8 है, तो प्लस का 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन सही है, कोई समस्या नहीं इसमें है। ठीक है, क्यों किया गया है, 3 कट जाएगा, 2 4 4 2 6 ही होगा। यहाँ क्या होगा 3 दूनी के 6 दूनी के क्या होगा 12 ही आएगा, पक्षांतर करेंगे तो 6 और यहाँ -6। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझे ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त की 2 जीवाएं AB तथा CD वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती है। यदि कोण PAC बराबर 50 अंश हो तो कोण PDB का मान क्या होगा। ठीक है, आइए हम लोग फिगर को ड्रा करते हैं। पहले ये भी आपका ज्योमेट्री का है। एक वृत्त हमने देखा और वृत्त के बाहर कोई बिंदु P ले लिया, इस पर इससे 2 जीवाएं AB और CD वृत्त के बाह्य बिंदु P पर काटती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा ये AB और यहाँ क्या होगा CD, ये काटती है यहाँ पर। अब कह रहा है कोण PAC बराबर 50 अंश है। कोण PAC बराबर 50 अंश है। कोण क्या हो जाएगा PAC यानी इसको हम थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। ये वाला जो कोण है वो कितना है 50 अंश है। फिर क्या कह रहा है कि कोण PDB की वैल्यू बताइए, कोण PDB की वैल्यू बताइए, यहाँ से ये पूछ रहा है। ठीक है, ये वाली कोण की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है, जब भी आपका क्या होगा, जब 2 जीवाएं बाह्य बिंदु से प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसके आधार पर हमने देखा यहाँ पर क्या होगा चतुर्भुज का निर्माण हुआ, ABDC का निर्माण हुआ, ABD और C का निर्माण हुआ। ये जो चतुर्भुज होता है किसी भी वृत्त में 4 बिंदुओं पर क्या कर रहा है मिल रहा है, तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। कोई भी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी एक वृत्त पर स्थित होते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ये क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में आपका क्या होता है सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। बाह्य कोण पर चक्रीय चतुर्भुज में जो बहिष्ठ कोण होता है वो सम्मुख कोण के बराबर होता है। इसलिए यदि ये वाला जो कोण होगा वो कोण कितना हो जाएगा 50 अंश होता है। ये नियम है, किसी चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्ठ कोण सम्मुख कोण के बराबर होता है। इसलिए यदि ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 21 और 84 है और दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। देखिएगा जब ये लसा मसा की बात करती है 2 संख्याएं ज्ञात हो तो पहली संख्या हमारा क्या होगा x होगा, तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा 4x होगा। क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब 2 संख्याओं का मौसा लसा पता हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। बात में महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्त, इस 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 21 बार हो जाएगा। तो x² बराबर कितने को 21 गुणे 21 के हो गया, तो x बराबर क्या होगा 21 का हुआ। अब बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या हमारा क्या है 4x है, यानी 4 गुणे क्या होगा 21, x की जगह पर क्या निकल के 21, तो 4 गुणे 21 तो कितना होगा 84। इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 84 हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखे रहिए। ठीक है ना, इसमें नियम यही था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे क्या होगा लसा। दोनों संख्याओं गुणनफल का गुणनफल बराबर क्या होगा मौसा गुणे लसा होगा।
बात समझे ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा जानते रहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है और सी बढ़ई 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। एक छोटी सी बात है, देखिए काम समय में आपका क्या होगा, टाइम का एलसीएम वर्क होता है। काम समय में यदि टाइम का हम लोग एलसीएम ले ले, समय का एलसीएम ले लेंगे तो वर्क होता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक कुर्सी 6 घंटे बनाता है तो 12 घंटे में 2 कुर्सी, 18 घंटे में 3 कुर्सी। इसी तरीके से कोई एक ऐसा टाइम होगा जो 6 के हिसाब से बनाएगा तो भी पूरी कुर्सी बन जाएगी, 7 के हिसाब से बनाएगा तो कुर्सी बना दे पूर्णांक के रूप में, संख्या के रूप में, 8 के हिसाब से बनाए तो भी संख्या के रूप में। तो एक काम कर लेते हैं, इस टाइम का हम लोग एक एलसीएम वाला टाइम ले लेते हैं। तो टाइम का एलसीएम हमारा 168 हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 घंटे में यदि एक कुर्सी को हम 6 घंटे बनाते हैं तो 168 घंटे में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, तो कहेंगे 28। 1 घंटे में 7 कुर्सी बनाते हैं तो 168 घंटे में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा 24। देखिए 6 दूनी 12, सॉरी 7 दूनी 14, 2 7 चौका 28। 8 घंटे में एक कुर्सी बनाते हैं तो 168 घंटे में 21 कुर्सी बनाएंगे। क्लियर हुआ। अब आप बताओ कि हम देखें कि टोटल हमने कितनी कुर्सियां बनाए, तो जोड़ लीजिए 8 4 12 1 13 कुल 73 कुर्सी बनाएंगे। लेकिन कितना घंटा लेगा, 168 घंटा लेगा। तो हम कहेंगे कि 168 आवर में 73 कुर्सी बना ले रहे हैं। ठीक। अब बताओ, यहां पर भी बड़ा सही था, सटीक बैठा था। 8 और 21 दिन में बनाना है, हर दिन 8 घंटे। तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 168 घंटा यहां भी लेगा। बात समझे ना। तो सीधा सीधा 168 घंटे में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 73 कुर्सी बनाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, क्या होगा 73। बात समझे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 90 किलो प्रति घंटा तथा 70 किलो प्रति घंटा गति से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया तो तेज चलने वाले रेलगाड़ी की लंबाई क्या। एक चीज ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी भी पोजीशन से पार कर रही है, तो उसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी वह रेलगाड़ी की लंबाई होगी। किस रेलगाड़ी की लंबाई, जो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार किया होगा। तो कौन पार किया, तेज गति वाली रेलगाड़ी पार किया, तो उसकी लंबाई क्या होगी, उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। तो चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। लेकिन दोनों रेलगाड़ियां जब गतिमान है, यदि मैं बैठा हूं या खड़ा हूं किसी रेलगाड़ी में, तो मेरी स्पीड उस अथवा रेलगाड़ी की स्पीड के बराबर होगी जिसमें हम बैठे हैं। तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या थी, तेज वाले की 90 और ये क्या होगा 70। दिशा एक ही है। जब 2 गतिमान वस्तु एक ही दिशा में गतिमान होते तो उनके चालों का क्या होगा, अंतर हो जाता है। अब ये क्या होगा 5/18। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा था, उसको मीटर प्रति सेकंड बदलने में 5/18 और समय कितना लिया था, 18 सेकंड लिया था। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या होगा 20 गुणे क्या होगा 5, तो 20 पंजे क्या होगा 100 मीटर। बहुत आसान प्रश्न आपके आए थे भाई, लेवल जो भी था, लेकिन आपका मैथ का लेवल एकदम सिंपल था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु को बिक्री के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री पर बेचा जाता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं सब लाभ हानि में सब पढ़ा दिया हूँ ये सब बातें। वहां पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कर रहा है, यानी कि कोई भी बिक्री मूल्य का 3/4 पर फिर बेचने पर। ठीक है, मतलब साफ साफ है कि वस्तु को 2 बार बेचा गया। तो मैंने कहा चलो पहली बार बेचा गया होगा या दूसरी बार बेचा गया हो। पहली बार यदि 1 में बेचा होगा तो उसका 3/4 में बेचा गया होगा। तो रेशियो 4 संबंधी क्या बन गया 3। क्लियर हुआ।
4 संबंधी क्या हो जाएगा 3। अब आप ये बता दो यदि 4 संबंधी 3 आपका है, 4 संबंधी 3, तो पहला विक्रय मूल हमारा 4 हिस्सा होगा, तो दूसरा विक्रय मूल हमारा 3 हिस्सा होगा। लेकिन इस 3 हिस्से में यदि 10% हानि तो 100 रुपये का सामान 10% घाटे में गया तो 90% पर जा रहा था, यानी 90%। तो 1 पर कितना होगा 30%, तो 4 पर कितना होगा 120%। अब ये बताओ ये विक्रय मूल हुआ, ये क्या है विक्रय मूल है। आपके पास क्रय मूल कितना था 100 रुपया रहता है। तब बताओ इसके आधार पर हमें प्रॉफिट कितनी हो गई 20% की क्या हो गई लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा यहाँ पर 20% का लाभ होगा। बहुत आसान था, बस इसको लगाने का थोड़ा संयम रखेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगा लेंगे। पहला विक्रय मूल्य 1 रुपया माने तो दूसरा उसका 3/4 होगा, 3/4 मैंने लिया, इस तरीके से 4 संबंधित 3 हो गया। यानी पहला विक्रय मूल्य यदि 4 रुपया होगा तो दूसरा विक्रय मूल्य हमारा 3 रुपया होगा। क्वेश्चन में दूसरे विक्रय मूल्य का जिक्र किया 10% घाटे में, 100 है 10 कम कर दिया तो 90%, 3 पर 90%, तो 1 पर क्या होगा 30%, तो 4 पे 120%। मतलब 100 रुपये का सामान हमने 120 रुपये में बेचा, तो इस तरीके से मुझे 20% का क्या होगा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा। प्रश्न बहुत सही है, बस इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। टाइम क्या बोला है, टाइम देखिए दूसरे वर्ष में बोला है, दूसरे वर्ष में बोला है। टाइम किस में बोला है, दूसरे वर्ष में बोला है, न कि आपसे 2 वर्ष में बोला है। शब्द का बड़ा खेल है यहाँ पर। यदि 2 वर्ष में बोलता तो टोटल हमारा पहले साल दूसरे साल मिलाकर टोटल ब्याज कितना होगा, लेकिन जब यहाँ पर दूसरे वर्ष में बोलेगा तो इसका मतलब आपका दूसरे साल में हमारा ब्याज कितना मिला हुआ है, बस में दूसरे साल में ब्याज हमारा कितना मिला हुआ। तो अब ये बताइए दूसरे साल का मुझे ब्याज दिखा रहा है 420 रुपये। अब बताओ 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज का नियम कहता है कि पहले साल में 5% केवल ब्याज देंगे। यदि 100 रुपया हमने मूलधन माना, 100 रुपया हमने मूलधन माना तो 100 का 5 हमने 5 रुपया ब्याज दूंगा मैं। इतनी बात समझ। दूसरे साल में भी हम लोग क्या करें, मूलधन पर 5 रुपया देंगे, साथ में पिछले साल के ब्याज यानी 5 का 5% निकालेंगे तो 0.25 पर आ जाएगा। इतनी बात समझ। अब आप बताओ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरे साल का बोला है, तो दूसरे साल में बताओ यही ना होगा दूसरे साल में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दूसरे साल में, तो 5.25% हो गया। परसेंट में बोला हूँ मैं, परसेंट और परसेंट हो जाएगा। क्लियर। अब ये बराबर कितने के हैं 420 के। कैलकुलेशन टफ है, यानी 5/1/4 इसको लिख सकते हैं कैलकुलेशन में। अब यहाँ 4 पंजे 20 है, 21/4 लिख सकते हैं, बराबर कितने का होगा 420 के। तो इसे काटेंगे 20 बार में जाएगा, 21 दूनी 42, 1% बराबर कितना हो जाएगा 80 के हो जाएगा। तो 100% बराबर 80 होगा, तो 100% बराबर 80 गुणे क्या करेंगे 100 कर लेंगे, तो उत्तर हमारे पास क्या होगा 8000 हो जाएगा। बहुत आसान है ये है, बात समझे ना। तो ये तो एक तरीका हमारा है, एक और तरीका मेरे पास है, उस तरीके को हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, वो भी बड़ा काम करता है। एक तरीका हम लोग सीख लेते हैं, वो भी बड़ा हमारा क्या होगा काम करेगा। ठीक है, अब ये बताइए 5% बराबर 1/, क्या होगा 20 होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि यह 20 है तो ये 21 होगा दूसरे साल में, लेकिन ये पहले साल में 20 दूसरे साल में 21 हुआ, तो सीधा सीधा बात है यहाँ पर आपका क्या होगा, फिर दूसरे साल में 20 होगा तो आपका क्या तीसरे साल में 21 होगा। कहने का मतलब ये हुआ एक साल बीतने पर 20 से 21, तो एक साल बीतने पर 20 से 21, यहाँ से रेशियो बना, यहाँ 20 बना, यहाँ क्या होगा 21 बनेगा। ये तरीका मैंने रेशियो बताया था। यहाँ 400 हुआ, यहाँ 420 हुआ, और यहाँ क्या होगा 441 हो गया। तो यहाँ से कितना 21 बनेगा, 21 पर कितना होगा 420 है, तो 1 पर कितना होगा 20 होगा, तो ये 400 पर कितना होगा, पहले मूलधन यहाँ पर है ना, तो 400 पर कितना हो जाएगा हमारा 8000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपना क्या करेंगे उत्तर बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इतना यही चीज़ें आपका क्या होगा बीईओ में,
यही चीज़ें आपका क्या होगा बीईओ के एग्ज़ाम में आए थे, जो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बातें समझ में आ भी गई होगी और लगाने का तरीका भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम आता है तो इस टाइप के यदि प्रश्न बनते हैं तो आप इस तरीके से लगा लेंगे। तो मैं आज के लिए बस कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो मैं धन्यवाद देता हूँ भाई कि आप लोग क्या करें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखे हैं, तो उसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, धन्यवाद दूंगा। ठीक है, तो और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और थोड़ी सी भाई हमारे पास सुविधाएं कम हैं, इन्हीं कारणों से मुझे लिख करके क्वेश्चनों को लेकर आना पड़ा। अन्यथा हम क्या करते हैं, हम बहुत पहले ही आपका क्या होगा तो वीडियो अपलोड कर दिए होते, आपका क्या होगा लाइव क्लास की तरफ भी लेकर चले आए होते, लेकिन थोड़ी सुविधाएँ अवेलेबल नहीं हैं। मैं आशा करूँगा कि आगे नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका आंसर की हम लोग पहले से ही कोशिश करेंगे बना के दे दें। ठीक है, तो ओके, आज का सेशन कंप्लीट करते। ओके, धन्यवाद।